साल था 1950। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट से खुद को रीबिल्ड कर ही रही थी कि एशिया के इस छोटे से कोरियन पेनिनसुला पर एक और वॉर की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कोरियन सिविल वॉर की, जो कि 1950 में हुई थी और ये कोल्ड वॉर में हुए कुछ पहले कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरिया, एक देश, एक कल्चर, एक से लोग। ये आज का कोरिया नहीं था, ये था 1910 से लेकर 1945 का कोरिया, जो जापानीज़ रूल के अंडर था। जापानीज़ कॉलोनियल रूल कुछ अलग नहीं था उस टाइम की बाकी कॉलोनियल पावर्स से। अंडर जापानीज़ रूल कोरियंस को लैंग्वेज बैन, फोर्स्ड लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ रहा था। जापानीज़ उन्हें एज अ इन्फीरियर सिटीजन ट्रीट करते थे और उनको अच्छे से एक्सप्लॉयट कर रहे थे उस टाइम पर। जो आज का ये कोरियन पेनिनसुला है, ये काफ़ी रिसोर्स रिच रीजन था उस टाइम पर जापानीज़ के लिए। ऐसी जापान को अपने वॉर एफर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज लग रहे थे उस टाइम पर, वो उसे यहाँ से एक्सप्लॉयट और एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। इस पूरे ही कॉलोनियल टाइम में कोरियंस को कुछ नहीं मिल रहा था, बस ये एक था कि उनका जो कोरिया कंट्री है वो यूनाइटेड था इस टाइम पर। फिर 1945 का टाइम आता है। सोवियत फोर्सेस जर्मनी को हराने के बाद जापान की तरफ अपने फोर्सेस को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम भी गिर जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है और जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पर भी जापानीज फोर्सेस जो रहती हैं वो भी सरेंडर कर देती हैं। कोरियंस को लगा कि उन्हें अब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, पर उन्हें इस इंडिपेंडेंस की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जो हमने भी अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे चुकाई थी, यानी कि पार्टीशन। कोरिया अब एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना, वो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, दोनों ही अलग विचारधारा के साथ। एक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, सोवियत बैक्ड विथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग सुंग। दूसरा रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, यूएस बैक्ड डेमोक्रेटिक अंडर द लीडरशिप ऑफ शैनमैन रे। यूएसए और सोवियत ने 38th पैरेलल लाइन, जो कि कोरियन पेनिनसुला को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसे बॉर्डर मानकर दोनों ही नेशंस को डिवाइड कर दिया इस लाइन के बेसिस पे। शायद उस टाइम पर सोवियत और यूएसए को भी नहीं पता था कि जो ये आज डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आगे चल के। 1948 आने तक दो गवर्नमेंट बन चुकी थी इन दोनों ही नेशंस के अंदर। दोनों ही नेशंस के लीडर अपने मासेस को मोटिवेट कर रहे थे ये बोलकर कि हम बनाएंगे यूनाइटेड कोरिया अंडर अ सिंगल रूलर एंड अ सिंगल आइडियोलॉजी। इस 38th पैरेलल लाइन पर आए दिन छोटी मोटी फायरिंग होने लगी थी। अब वॉर इनएविटेबल था दोनों ही नेशंस के बीच में, बस देखना ये था कि कौन सी कंट्री आगे बढ़कर इस वॉर को स्टार्ट करेगा। फिर 25 जून 1950 की एक सुबह, ये एक नॉर्मल सुबह थी बाकी दुनिया के लिए, पर कोरियन पेनिनसुला के हिस्ट्री के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होने जा रही थी। नॉर्थ कोरियन आर्मी ने 38th पैरेलल लाइन को क्रॉस किया और एक फुल फ्लेज इन्वेजन लॉन्च कर दिया साउथ कोरियन फोर्सेस के ऊपर। 1 लाख से ज़्यादा इन्फेंट्री, टैंक्स और बैक्ड बाय हैवी आर्टिलरी फायरिंग, ये जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे ये एंटर करते हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया इतने बड़े इन्वेजन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, जबकि जो नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस थे वो फुली प्रिपेयर्ड थे एंड साथ में वेल इक्विप्ड थे बाय सोवियत यूनियन फॉर दिस इन्वेजन। साउथ कोरियन फोर्सेस इतनी इल प्रिपेयर थी उस टाइम पर कि विद इन 3 डेज तक जो सियोल यानी कि साउथ कोरिया कैपिटल था उस टाइम पर वो भी फॉल कर जाता है और जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की फोर्सेस थे वो सियोल को भी कंट्रोल में अपने ले लेते हैं। 28 जून 1950 को सियोल भी फॉल कर जाता है और नॉर्थ कोरिया कंट्रोल में आ जाता है। और जो साउथ कोरिया की फोर्सेस थे वो रिट्रीट करते करते पुसान पैरामीटर्स तक पहुंच जाती हैं। जैसे आपको इस टाइम पर मैप में दिख रहा है कि ऑलमोस्ट एंटायर जो पेनिनसुला था कोरियन पेनिनसुला, उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया कंट्रोल आ गया था। इस टाइम पर नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को सोवियत का फुल सपोर्ट था और दुनिया को ये लग रहा था कि यूएसए ने जो गलती की थी चाइना में वो उसे रिपीट करने जा रहा है कोरियन पेनिनसुला में भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथ कोरिया के लीडर्स ने यूएसए से अपील की हेल्प के लिए और यूएसए ने इमीडिएट इंटरवेंशन दिखाया थ्रू यूएन। यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया को एज ए एग्रेसर समझा और उसके अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लेने का डिसाइड किया एंड एक 16 कंट्रीज़ की फोर्स बनाई गई जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80,000 सोल्जर्स थे। मेनली 40,000 सोल्जर्स इसमें यूएसए ने दिए थे और 260 नेवल वेसल्स थे जो कि डिप्लॉय किए गए थे फॉर द सपोर्ट ऑफ साउथ कोरिया। इसके अलावा 20+ कंट्रीज़ ने इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया था इस यूएन के मिशन को। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे जनरल डॉगलस मैकआर्थर। सितंबर 1950 में यूएन की फोर्सेस लैंडिंग करती हैं साउथ कोरिया के हेल्प के लिए इनकॉन्कन बीच के ऊपर। ये एक बहुत ही रिस्की प्लान था, एज की जो ये बीच था इसके डिफेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे एंड साथ में जो टाइड्स थे वो भी अगेंस्ट में थे यूएन सोल्जर्स के। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स यूएन की फोर्सेस सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेती हैं एंड साउथ कोरियन फोर्सेस को सपोर्ट करना अब शुरू कर देती हैं। विद दिस सपोर्ट जो साउथ कोरियन सोल्जर्स रहते हैं वो विद इन 1 मंथ यानी कि 28 सितंबर 1950 को रीगेन कर लेते हैं फ्रॉम नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। अब देखिए जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स थे वो इसलिए इतनी जल्दी पुशबैक हो गए क्योंकि उनकी जो सप्लाई लाइन्स थी वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी थी
फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, जो कि उनका मेन पॉइंट था, वहाँ से लेकर अब वो साउथ में काफ़ी नीचे तक आ गए थे। एंड अगर अकेले साउथ कोरियन फोर्सेस होती इस टाइम पर तो उनको वो शायद हैंडल कर भी लेते, बट यूएन के इस कंबाइंड फोर्स को हैंडल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। विद दिस सपोर्ट अब बारी थी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की पुशबैक होने की। साउथ कोरियन सोल्जर्स ने जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड सप्लाई लाइन थी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की, उसको अब स्लोली कट करना स्टार्ट किया, जिसके बाद नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पुशबैक होते होते 38 पैरेलल लाइन के भी पीछे आ गए और अब साउथ कोरियन फोर्सेस एंटर कर गए थे नॉर्थ कोरिया के लैंड के अंदर एंड उसको कंट्रोल में नहीं लगे थे। ये जो सेकंड ऑफेंस था बाय साउथ कोरियन फोर्सेस, ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 1950 में और अक्टूबर आने तक साउथ कोरियन फोर्सेस ने नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को यालू रिवर तक पुश बैक कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट एंटायर कोरियन पेनिनसुला पे अब साउथ कोरियन फोर्सेस का कंट्रोल आ गया था, जैसा आपको इस टाइम पर मैप में दिख रहा है। इस टाइम पर नॉर्थ कोरियन लीडर्स को ये लगा कि अब उनका पूरा कंट्रोल कोरियन पेनिनसुला से जाने वाला है और साउथ कोरिया का कंट्रोल आ जाएगा पूरे ही कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। लेकिन फिर एंट्री होती है चाइना की। जो कि नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतार देता है और अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स चाइनीज़ फोर्सेस के साथ में मिलकर साउथ कोरिया के सोल्जर्स के ऊपर और जो यूएसए बैक्ड फोर्सेस थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं एंड अपने ग्राउंड को रीगेन करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया और चाइना के इस अलाइड फोर्सेस ने सबसे पहले 38 पैरेलल लाइन को रीगेन किया और साउथ कोरियन फोर्सेस को वहाँ से पीछे किया। उसके बाद अगेन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस किया एंड साउथ कोरिया का जो लैंड था उस टाइम पर उसको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, जैसा आपको इस टाइम पर मैप में दिख रहा है। एंड 4 जनवरी 1951 आते आते जो पूरा सियोल था वो अगेन फॉल कर जाता है एंड उसके ऊपर साउथ कोरियंस अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं एंड नॉर्थ कोरिया एंड चाइनीज सोल्जर्स इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। विद इन 1 ईयर ऑफ वॉर ये जो सियोल का कंट्रोल है ये 4 बार चेंज हो चुका था। चाइना ने इस वॉर में इसलिए एंट्री मारी थी क्योंकि उसने ये बात नोटिस किया कि जो यूएस की फोर्सेस हैं अगर वो पूरे कोरियन पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो कल को उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी इशू आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पुशबैक होते होते यालू रिवर तक आ गए थे एंड ये जो यालू रिवर है ये नॉर्थ कोरियन कंट्री जो आज मॉडर्न टाइम में है इसके और चाइना के बीच की बॉर्डर है, यानी कि यहाँ से चाइना का मेन लैंड स्टार्ट हो जाता है। तो चाइना के लिए ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता। इसके अलावा चाइना में भी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो पावर में आ चुकी थी आफ्टर चाइनीज सिविल वॉर और माओ जेडोंग पावर में थे उस टाइम पर। तो उन्हें ये बात भी दिखाना था कि अगर एक फेलो कम्युनिस्ट कंट्री वॉर में जा रहा है और वॉर हारने वाला है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और सोवियत यूनियन का भी इनडायरेक्ट पुश था चाइना को इस वॉर में एंटर करने के लिए। इन सब बातों को कंसिडर करते हुए चाइना ने इस वॉर में एंट्री ली और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को सपोर्ट करने लगा। इसमें ज़्यादा फ़ायदा चाइना का था। नॉर्थ कोरिया का फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि वो इस हारते हुए वॉर को दोबारा जीतने लगे। चाइना का फ़ायदा ये हुआ कि उसने यूएसए के जो बढ़ता इन्फ्लुएंस था एशिया के अंदर उसे रोक लिया। पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ज़्यादा टाइम तक चाइना के सपोर्ट से भी यूएस के फोर्सेस और साउथ कोरिया के फोर्सेस को रोक नहीं पाए। साउथ कोरियन फोर्सेस ने विद द हेल्प ऑफ यूएसए खुद को रीग्रुप किया एंड अगेन एक काउंटर ऑफेंस लॉन्च किया नॉर्थ कोरियन और चाइनीज सोल्जर्स के अगेंस्ट में एंड उन्हें पुश बैक करते हुए 38 पैरेलल लाइन तक वापस ले गए एंड 14 मार्च 1951 को सियोल को भी रीगेन कर लिया फ्रॉम नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। अब 38 पैरेलल लाइन पर आकर दोनों ही फोर्सेस ने एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट किया। ये पूरा वॉर 3 साल तक चला था, 1950 से लेकर 1953 तक। पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 1951 के बाद जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे और जो साउथ कोरियन सोल्जर्स थे वो जब 38 पैरेलल लाइन पे पहुंच गए तो वहाँ से उन्होंने एक नो मूवमेंट फेज इस वॉर का स्टार्ट किया, यानी कि दोनों ही नेशंस की जो फोर्सेस थे वो अब ट्रेंच वॉरफेयर करने लगी, जिसमें कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता था। दोनों ही नेशंस की सोल्जर्स ट्रेंचेस खोदकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर लड़ती थी बिना किसी फॉरवर्ड मूवमेंट करे। ये ट्रेंच वॉरफेयर ऑलमोस्ट 2 साल तक चला था, लेकिन साथ ही में 1951 से ही बैक एंड पे पीस टॉक्स भी स्टार्ट हो गए थे दोनों ही नेशंस के लीडर के बीच में विद द हेल्प ऑफ यूएसए एंड सोवियत यूनियन कि इस वॉर को ख़त्म करते हैं जल्दी से। ऐसे कि जो सोल्जर्स का लॉस था इस वॉर में अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और कोई ग्राउंड गेन नहीं हो रहा था ड्यू टू ट्रेंच वॉरफेयर। एट द एंड 2 साल के बाद 27 जुलाई 1953 को एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों ही नेशंस के बीच में और फाइटिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन वॉर एंड नहीं होता। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इस एग्रीमेंट के थ्रू फाइटिंग स्टॉप करते हैं एंड टिल डेट तक इन दोनों ही नेशंस के बीच में सिर्फ फाइटिंग स्टॉप हुई है। आज भी इस वॉर का सीज फायर नहीं हुआ है। दोनों ही नेशंस के लीडर्स ने 38th पैरेलल लाइन को DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन मान लिया और आज तक इस स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। पर ये डीमिलिटराइज्ड जोन आज दुनिया के कुछ मोस्ट हाईली मिलिटराइज्ड जोन में से एक है। इस वॉर से ना ही नॉर्थ कोरिया को कुछ गेन हुआ ना ही साउथ कोरिया को। अगर आप फोकस करेंगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने वॉर स्टार्ट करने से पहले भी 38th पैरेलल लाइन को ही अपना बॉर्डर बनाया था और आज भी वही उनका बॉर्डर है।
अगर किसी नेशन को गेन हुआ तो वो था यूएसए, जिसके आज वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट सोल्जर्स जो होस्ट करती है कंट्री वो है साउथ कोरिया, एंड 73 मिलिट्री फैसिलिटीज़ यूएसए के साउथ कोरिया में है। यूएसए के बाद अगर किसी नेशन को फ़ायदा हुआ तो वो था पहले सोवियत यूनियन और आज रशिया, जिसके अगर आज आप टॉप 3 रिलायबल पार्टनर नेशंस देखेंगे तो उसमें नॉर्थ कोरिया का नाम आएगा। इस 3 साल लंबे चले कोरियन सिविल वॉर के अंदर ऑलमोस्ट 3 मिलियन डेथ्स हुई थी, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो सिविलियन डेथ्स का था। और उसका रीज़न ये था कि कंटिन्यूस बॉम्बिंग की जा रही थी नॉर्थ कोरियन सिटीज़ की बाय साउथ कोरियन एयरफोर्स एंड साउथ कोरियन सिटीज़ की बाय नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स। इसके अलावा मास लेवल पे स्टारवेशन भी हो रहा था ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड मेडिकल शॉर्टेज भी। अगर सोल्जर डेथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी, इसमें चाइनीज सोल्जर्स भी इंक्लूडेड हैं, एंड साउथ कोरिया की साइड से 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक के सोल्जर्स की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ यूएसए एंड अदर यूएन सपोर्टेड फोर्सेस। अगर कोरियन सिविल वॉर को एक लाइन में समअप करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी: अ वॉर विथ नो विक्ट्री, नो पीस, नो गेन, नो क्लोजर, जस्ट डेथ ऑफ मिलियंस। तो ये था हमारा एनालिसिस कोरियन सिविल वॉर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में कमेंट करें, और अगर हमारे बाकी हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस को आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।